आइए आज का पेपर हल करते हैं। जो आज बोर्ड एग्ज़ाम का 2024 का पेपर है, अंग्रेजी विषय का आज पेपर था, तो इसको हल कर लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग, क्या सही है क्या कहाँ पे गलत हो गया है। पेपर समझाना तो है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन हल करते हैं। ये पेपर का वो देख लीजिए 316 DY ये था। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 है रीडिंग सेक्शन। मैंने कई बार इसको अच्छे से समझाया है इन सब चीज़ों को। पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना था। देखिए पैसेज पढ़ते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। नो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ कन्फ्यूशियस हैज़ कम डाउन टू अस, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स मेन आउटलाइंस। क्लियरली he believed that government should be aimed at bringing about the welfare and happiness of the whole people. This he thought could be done only when the government was administered by the most capable men in the country. Such capability has nothing to do with birth or death or position, but solely a matter of character and knowledge. These are produced by proper education. Education should therefore be widely diffused so that the most talented men in the whole population might be prepared for the business of the government, and the administration of the government should be handed over to such men without regard to their origin. इस पैसेज में कन्फ्यूशस के विचारों को, वो भी गवर्नमेंट सरकार से संबंधित कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि जो सरकारें हों, सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि वह जो है लोगों में प्रसन्नता और वेलफेयर यानी उनकी भलाई जो है लेकर आए। उनका लक्ष्य होना चाहिए, सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। दिस ही थॉट कुड बी डन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट, और ऐसा केवल तभी संभव है जबकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड हो, चलाई जा रही हो बाय द मोस्ट कैपेबल मैन, सबसे अधिक समर्थ व्यक्तियों के द्वारा इन द कंट्री, देश में। और ऐसे सच कैपेबिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद बर्थ, ये जो योग्यता है, ऐसी क्षमता जन्म से नहीं मिलती, डेथ मृत्यु से नहीं मिलती, आर पोजीशन या स्थिति से नहीं मिलती, बट सॉलिडली ए मैटर ऑफ कैरेक्टर, लेकिन ये जो है एक चरित्र का मामला है, एंड नॉलेज, और ये ज्ञान का मामला है। यानी ज्ञान और चरित्र से ही ऐसी क्षमता डेवलप होती है जो एक अच्छी सरकार बन सकती है। और ये कैरेक्टर दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन, और ये क्षमता उचित शिक्षा से, प्रॉपर एजुकेशन से ही पैदा होती है। एजुकेशन शुड देयर बी वाइडली डिफ्यूज्ड सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द वर्ल्ड होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए जो शिक्षा है वो विस्तृत रूप से होनी चाहिए ताकि सबसे अधिक टैलेंटेड व्यक्ति है वही संपूर्ण जनसंख्या पर के कार्यों को, सरकार के लिए, उसके कार्यों के लिए तैयार हो सके। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू सच मैन विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, और ऐसे व्यक्ति को सरकार हैंड ओवर यानी समर्पित की जानी चाहिए विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, उसके उत्पत्ति या उसके क्षमता, उसकी उत्पत्ति को देखे बगैर, कहाँ से आया, किस तरह का व्यक्ति है, इसको देखे बिना हमें ऐसे व्यक्ति को जो टैलेंटेड है उसी को सरकार के कार्यों को सौंपना चाहिए। ऐसा कहने का यहाँ इस जो है पैसेज में मीनिंग निकल रही है। व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, सरकार का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए पैसेज यहाँ में, पैसेज में लाइन आई है लेकिन आपको लाइन लिखनी नहीं है, इसको ऐड करना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल।
ये आपका आंसर बनेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको लिखने की शैली अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, किसको जो है देश पर शासन करना चाहिए? तो कैपेबल पर्सन को ही, ये कहा ना, ही ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। इसका मतलब यहीं पर जोड़ना है हु की जगह पर कि द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। सबसे सक्षम व्यक्ति को ही देश पर शासन करना चाहिए, प्रशासक बनाया जाना चाहिए। वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड? तो education should be widely diffused so that the most talented man in the whole population might be prepared for the business of the government। यहाँ भी लिख सकते हैं कि according to the author of the passage the education should be widely diffused so that the most talented man in the whole population might be prepared for the business of the government। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who should be handed over the administration of the government? यानी सरकार का शासन किसको हैंड ओवर किया जाना चाहिए? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका कि ये हैंड ओवर किया जाना चाहिए। वाइडली डिफ्यूज्ड, तो ये तो हो गया यहाँ पर, ये लास्ट लाइन में ही इसका आंसर है कि हु शुड बी हैंड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ आप डाल सकते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू सच मैन विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन। यहाँ भी आपको जोड़ देना है कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू सच मैन विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत मायने रखती हैं नंबर आपको स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन कंपिटेंस। कंपिटेंस का जो मतलब है इसमें वो फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। तो कंपिटेंस का मतलब होता है कैपेबल यानी सक्षम या समर्थ जो है उसी को कॉम्पिटेंस कहते हैं। टू बी गिवन टू का मतलब होता है हैंडेड ओवर, जिसको यानी दूसरे को हस्तांतरित करना। टू बी गिवन टू जिसको दिया जाए तो उसी को कहते हैं बी हैंडेड ओवर, ये है ना, बी हैंडेड ओवर। और कैपेबल ये हो गया आपका। और कलेक्टिवली का अपोजिट लिखना है। कलेक्टिवली माने होता है सामूहिक रूप से या मिश्रित रूप से, और इसको जो है इसमें जो है लेंगे तो हो जाएगा सोलेली यानी एकांत रूप में, सोलो से बना सोलेली, तो कलेक्टिवली का हो जाएगा सोलेली। बड़ा ही अच्छा जो है टॉपिक राइटिंग स्किल में आइए, सेक्शन बी राइटिंग स्किल। और सेक्शन बी राइटिंग स्किल में राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। द आर्ट ऑफ ऑरेटरी का मतलब होता है वाक्पटुता, यानी जब आप बोलने का अभ्यास करते हैं। ऑरेटर माने होता है वक्ता, ऑरेटरी यानी वक्ता यानी बोलने की कला। तो उस बोलने की कला पर आपको ये आर्टिकल लिखना था। या एन एजुकेशनल ट्रिप, कोई शैक्षिक भ्रमण पर गए थे उसके बारे में आप लिख दीजिए। प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में अंग्रेजी का स्थान क्या है। इस सब पर बहुत सारा डिस्कस किया है मैंने, और इन सब चीज़ों को आप, चूंकि आर्टिकल जो है वो आपको बनाकर ही लिखना है, ये 100 और 150 यानी 100 से 150 शब्दों के बीच में रहना चाहिए। ये नंबर बहुत मायने है रखता है। ठोक इसको कहिए, पूरा ठोस मार्क है 10 मार्क्स का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर आनंद, मान लीजिए कि आप आनंद हैं। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट
दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लासेस, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने जनपद में, इसके लिए आपको अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखना है और आपका नाम भी दे दिया है कि आप अपने आप को आनंद समझिए। और ऐसी शांति व्यवस्था जो भंग हो चुकी है, किससे? रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लासेस, धार्मिक उन्माद से लोगों में अशांति व्याप्त है, उससे जो है बचने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको अनुरोध करते हुए पत्र लिखना है। या तो ये करना था, या दूसरा है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज़। बड़ा ही अच्छा जो है ये लेटर लिखने को आया था। इसमें आपको एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को, जो बहुत ख़राब प्रकार के अनाज वितरित करवा रहे हैं। उनसे ये अनुरोध करना है कि इस तरह के ख़राब प्रकार के अनाज और जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही गवर्नमेंट से, उस ख़राब प्रकार की जो है अनाज की सप्लाई को बंद करके उचित सप्लाई या अच्छे प्रकार के अनाज की सप्लाई देने की कृपा करें। इस टाइप के इसका एक स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है, इसलिए यहाँ मैं बहुत इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये सारे स्ट्रक्चर बस मैं मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ और आप समझिए कि आपको लिखना क्या था और आपने लिखा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सेक्शन सी पार्ट है ग्रामर का। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो है देखना है, ये अभी मैंने दो दिन पहले 3 दिन पहले इसको मैंने बना रखा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। ए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इज कॉल्ड। ऑफिशियल यानी कर्मचारियों के द्वारा, ऑफिस में कार्यालयी कर्मचारियों के द्वारा जब शासन चल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके बारे में बड़ा लंबा डिस्कस है कि ऑटोक्रेसी हो नहीं सकता, क्योंकि ऑटोक्रेसी यानी एक व्यक्ति का शासन होता है। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि थियो का मतलब होता है गॉड, यानी ईश्वर का शासन चल रहा हो तो उसे थियोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी यानी पीपल, जनता का शासन। ब्यूरो माने होता है ऑफिशियल, ब्यूरोक्रेसी यानी होता है, यही है गवर्नमेंट ऑफिशियल शासन। ऑफिशियल यानी कार्यालयी कर्मचारियों का जो शासन चलता है, हुकूमत चल रही हो, तो उन्हीं को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। द फ्रेज है, सेट इन का मतलब क्या होता है? सेट इन यानी होता है कोई भी चीज स्थापित करना या शुरू करना, यानी ये टू बिगिन हो जाएगा। और साइनोनिम ऑफ डिमिनिश का मतलब होता है ड्विंडल। डिमिनिश यानी होता है घटाना, और ड्विंडल माने भी होता है घटाना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट। आई हु इज योर टीचर, ये तो गलत है, ये भी गलत है। वाटर्स आर नहीं हो सकता, ये भी गलत ही है। ये रूल सही दिख रहा है, यू, ही एंड आई आर। 231 का रूल चलता है 2, 3, 1, यानी यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो और ये प्लूरल नंबर में जाता है, तो ये ठीक है, यानी ए सही होगा, ओनली ए। एंटोनिम ऑफ रिगोरस का एंटोनिम क्या होगा? तो रिगोरस का मतलब होता है कठोर, और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका सिंपल, साधारण। चलिए ग्रामर के क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है नरेशन से का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यदि आपने पहला किया, कोई एक करना है, पहला किया है तो उसको ध्यान से समझिए। तो ये आस्क्ड ऑलरेडी है, यहाँ सर लगा हुआ है, इसलिए इसमें जोड़ देंगे रिस्पेक्टफुली। ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर।
हियर को देयर में बदल देंगे, यू जेंटलमैन के पास जाएगा, ही में हो जाएगा। फिर से सुनिए, ही आस्क्ड द जेंटलमैन ही रिस्पेक्टफुल्ली, यहाँ सर के लिए रिस्पेक्टफुल्ली जोड़ेंगे, तो ही रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ओल्ड मैन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विथ माई सर्वेंट फॉर ए वीक। तो हो जाएगा द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट, आई गया ओल्ड मैन के पास, तो सी हैड लिव्ड देयर विथ हर सर्वेंट फॉर ए वीक। दोनों में से कोई एक करना था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बी सिंथेसिस से है। पहला है, ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस यानी ये दोनों कार्य हो रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए ये दोनों हो रहे हैं, इसलिए बिसाइड्स का प्रयोग, के अतिरिक्त। बिसाइड्स एडमिटिंग हिज एरर, जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग, यूज भी बता दे रहा हूं आपको। बिसाइड्स एडमिटिंग हिज एरर ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। और कंप्लेक्स सेंटेंस में जिसको बनाना है तो हो गया, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। ये हियर हट जाएगा और यहां वेयर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये पहला क्वेश्चन है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना था, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का प्रयोग हो जाएगा। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। सेकेंड को भी देख लीजिए, नो सूनर डिड द रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। तो नो सूनर का हो जाता है एज सुन एज, और डिड हट जाएगा, यानी एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड कॉमा आई गॉट डाउन, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। करेक्ट करना था, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल, विथ की जगह फ्रॉम होगा, डिप्राइव्ड के साथ फ्रॉम लगता है, डिप्राइव्ड फ्रॉम यानी वंचित करना। मैनेजर ने प्रिंसिपल को उसके सभी शक्तियों से वंचित कर दिया, तो डिप्राइव्ड के साथ फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन टू मी। नाइदर फूड नॉर वाटर, वर की जगह क्या होगा, वाज गिवन। ठीक है, क्योंकि यहां जो है नाइदर नार और आइदर आर के साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट्स में क्रिया जो होती है वो पहले वाले के अनुसार प्रयोग की जाती है। चलिए यहां देखते हैं इसको, ये आपका जो है होमोफोन्स से रिलेटेड जिसको सेंटेंस बनाना था, ये है कैनवस। कैनवस यानी होता है, कैनवस माने होता है चुनाव प्रचार जो होता है, कन्वेसिंग करना। और कैनवस यानी कैनवस के एक किरमिच का कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा, तो इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा इजी था ये, मुझे लगता है कि आपके बुक का 20 यदि होमोफोन्स आपने पढ़ा होगा तो उसके बीच का ही था। इसको मैं बहुत इजी मानता था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाया भी नहीं था। इल्यूजन और एल्यूजन, इल्यूजन और एल्यूजन, भ्रम और उदाहरण। ठीक है, एल्यूजन यानी भ्रम और इल्यूजन, इल्यूजन यानी भ्रम और एल्यूजन उदाहरण, ये आपको यूज करना था। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे। देयर वर नो ट्रैफिक सोर्सेस इन ओल्ड एज या इन एंशिएंट टाइम। लोग पैदल चलते थे, पीपल मूव्ड ऑन फुट, पैदल चलते थे। उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। आफ्टर दैट दे बिगेन टू ट्रैवल थ्रू द कार्ट, बैलगाड़ी से। वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। दे ट्रेवल्ड थ्रू कैमल कार्ट आल्सो। कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आफ्टर सम टाइम दे बिगेन टू राइड ऑन हार्सेस। आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है। नाउ अडेज लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट।
हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। वी ट्रैवल बाई रेलवे ट्रेन्स या ट्रेन्स, कार्स एंड बसेस। अब हवाई जहाज का युग है। नाउ इट इज द एज ऑफ एरोप्लेन्स। हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। वी रीच another country from a country by aeroplane in no time, बिल्कुल कम समय में। इस तरह से ये था आपका ग्रामर पोर्शन से, लगभग ये 60 मार्क्स का कंप्लीट करवाया मैंने। उसके बाद यहाँ जो है अब शुरू होता है आपका लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में जब आप देखेंगे तो ये शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने कहा था कि आपको समरी तैयार करनी है ताकि आप शार्ट क्वेश्चन बना करके भी लिख सकें। ये देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में हर एक परिवार क्या करता था? तो फिरोजाबाद में हर एक परिवार बैंगल मेकिंग, जहां मुकेश रहता था। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। इतना इजी पेपर हो ही नहीं सकता। और इसमें जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसमें से दोनों ए और बी में से यहाँ और करके दिया है तो इसमें से एक क्वेश्चन और बी में से इसमें से एक क्वेश्चन करना है। दूसरा है व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइस इट। कोई भी सेलिब्रिटी जो इंटरव्यू का शिकार होता है वो इसे घृणा करता है, क्यों? तो वहाँ जो है क्वेश्चन वो जो है क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं। जो रियलिटीज़ हैं उनको कैमरे के सामने में बोलने में हर एक सेलिब्रिटीज़ को जो है डर लगता है। इसलिए हर एक सेलिब्रिटीज़, जो भी सेलिब्रिटीज़ का मतलब आप समझिए जो पॉपुलर हो चुके हैं, ऐसे लोगों को कैमरे पर फेस करना थोड़ा उससे डर लगता है। ऐसा इंटरव्यू चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस व्हाई ही सबड्यूड इट। यानी डगलस को क्या गर्व था और वो उसे जो है और बढ़ाकर क्यों रखते थे, या वो उसे बढ़ाए रखने के लिए क्यों तैयार थे। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों डांटा। सब क्वेश्चन है, ये सब बना के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बड़ी चूंकि 4 मार्क्स का है, 40 शब्द में लिखना है, तो कम से कम आपको 4 लाइन 5 लाइन का आंसर लिखना था। 5 लाइन कम से कम आंसर लिखना था बना के। आई वॉज काठमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। ये देखिए जेमिनी स्टूडियो में काठमंगलम सुब्बू जो था वो दूसरे नंबर का क्यों? क्योंकि ये हर तरह के कार्यों में अपनी प्रतिभा दिखाया करते थे और हर एक कार्य को अच्छा बनाने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान होता था। इसलिए जेमिनी स्टूडियो में काठमंगलम सुब्बू जो थे वो दूसरे नंबर के माने जाते थे। ये चैप्टर्स को माध्यम बना करके आंसर करना था। यहाँ एक ही क्वेश्चन करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लंबा बनाना था। 80 वर्ड्स यानी कम से कम इसमें आपको डालना था 10 से 15 लाइन। What are the instances in the story The Rat Trap that shows the character of the Iron Master is different from that of his daughter? यहाँ आयरन मास्टर रेड ट्रैप कहानी से आयरन मास्टर और उनकी पुत्री के चरित्र भिन्न थे ये दर्शाना है। तो भिन्न थे ही क्योंकि उनकी पुत्री जो है वह चाहती है कि आयरन मास्टर जो है वो रेड ट्रैप सेलर जो है वो वहाँ ठहर जाए। भले ही वो अजनबी है, लेकिन जब वो पहले ये नहीं जान पाते हैं कि अजनबी है तो उसे अपने आतिथ बनाते हैं। जब उसके पिता ये समझ जाते हैं कि वो अजनबी है तो उसको अपने घर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, निकल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन उनकी पुत्री जो है वो बड़ी दयालु है, वह उस जो है रेड ट्रैप सेलर को अपने यहाँ आतिथ बनाकर रखती है क्रिसमस डे तक के लिए, और वो पूरी तरह से उसे फैसिलिटी भी देती है। तो ये दोनों के कैरेक्टर में भिन्नता है। A thing of beauty is joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing.
ये क्वेश्चन आंसर करना था। हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इसमें लाइन है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। भाई ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इसलिए है क्योंकि इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है। जो वास्तव में सुंदर चीज़ है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है और वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। What do you understand by बोअर? बोअर का मतलब क्या समझते हैं? बोअर मीन्स गुच्छा कह सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ द एबव लाइन। पोएम और पोएट का नाम मैं बार बार कहता रहा कि पोएम और पोएट सही से याद करिए, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है। पोएट का नाम जॉन कीट्स की स्पेलिंग गलत लिख दिया। जॉन कीट्स की स्पेलिंग होती है जॉन JOHN और KEATS, जॉन कीट्स। अब बताइए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपने स्पेलिंग ही गलत लिखा है, राइटर के नाम की स्पेलिंग यदि आपने गलत लिखा है तो कितने मार्क्स मिलेंगे? सेंट्रल आइडिया देखिए, ये कई बार सेंट्रल आइडिया करवाया गया होगा, फर्स्ट चैप्टर का ही सेंट्रल आइडिया है। कीपिंग क्वाइट, ऑन जेनिफर्स टाइगर, ये सब क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे लगता है कि इससे इजी क्वेश्चन अब नहीं बन सकते। ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस सो सक्सेसफुल। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था, पता है आपको, जहां बच्चों को अंटार्कटिका भ्रमण के लिए लाया गया था। ये दिखाने के लिए प्रोग्राम सफल क्यों था? क्योंकि इस प्रोग्राम में बच्चों को पृथ्वी की उत्पत्ति और अंत तक की सारी जानकारी उपलब्ध होती है वहाँ जाने के बाद, कि कैसे ये बर्फ जो है पृथ्वी से समाप्त हुए और कैसे ये बर्फ फिर जो है पृथ्वी को ढक भी सकते हैं, या ये ग्लेशियर्स पिघलने के बाद पृथ्वी का क्या होगा। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और विनाश दोनों का अध्ययन करने को मिलता है इस कार्यक्रम के अनुसार, इसलिए ये सक्सेसफुल है। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। मैं पहले संघर्ष करूंगा और मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का, वाई वाज सदायो सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22। वो जब 22 का था सदायो, तो उसको अमेरिका क्यों भेजा गया था? अध्ययन करने के लिए। वो अपने MBBS यानी डॉक्टर की अपनी पढ़ाई करने के लिए उसे अमेरिका भेजा गया था। वाई डिड आर्थर्स ब्रदर ऑफन गो टू द लाइब्रेरी। आर्थर के जो भाई थे वो अक्सर लाइब्रेरी क्यों जाया करते हैं? ये सब क्वेश्चन आप एक जो है इनकी समरी के को आधार बनाकर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। बड़े इजी क्वेश्चंस आए हैं, नो डाउट। लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इस शार्ट क्वेश्चन से भी रिलेट कर रहा है, शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों। इसमें एक तरह से पूरी समरी ही आपको लिख देनी थी कि अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी के पास्ट यानी भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को, तीनों को जानने के लिए एक अच्छा स्थान क्यों हो सकता है। क्योंकि ये जो है अब इसके बारे में पूरा चैप्टर है कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पहले पृथ्वी जो है जब आई तो यहाँ मानव के रहने के लिए जगह नहीं था, या मानव के रहने के योग्य वायुमंडल नहीं था। फिर धीरे धीरे कैसे जो है एटमॉस्फेयर बना, और फिर जो है वो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। फिर धीरे धीरे वार्मिंग होने लगी, ग्लोबल वो जो है ग्लेशियर्स पिघलते रहे, और धीरे धीरे पृथ्वी एक जो है सामान्य वातावरण के साथ मानव के रहने योग्य बन सकी। लाइक दिस। अब ये पूरा चैप्टर चूँकि इसमें लंबा समय होगा तो इसको आपको बनाकर लिखना था, या तैयार था, इसको आप लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें से कोई एक ही करना है। हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। कैसे जो है महाराजा 100वें चीता को मारने के लिए तैयार हुए जो उनके भाग्य को डिसाइड करता था। 100 चीता मारना था। ये जो है टाइगर किंग चैप्टर, इसको आप डिटेल पढ़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इसको बनाकर लिखना था, और ये देखिए कम से कम 15 से 20 लाइन आपको लिखना है। 15 से 20 लाइन इसमें 60 लॉन्ग क्वेश्चन में, और 60 क्वेश्चन में कम से कम 4-5 मैक्सिमम 5 या 6 लाइन, और कम से कम 4 लाइन, ये 60 क्वेश्चन के लिखने थे। 7 क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन रटे नहीं जा सकते, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को रटना नहीं है, इसको हल करना है। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट मैंने देने का प्रयास किया।
आप सभी जैसा भी किए अच्छा ही किए होंगे, इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर मिलते हैं